रौनकपुर गांव में सीमा, अर्चना और कोमल नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों बचपन से ही एक साथ हंसते खेलते हुए बड़े हुए। कुछ दिन पहले ही उनका स्कूल खत्म हुआ। वह तीनों अब कॉलेज में आ गई थी, लेकिन तीनों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। अर्चना के घर की हालत तीनों दोस्तों में थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अर्चना के पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर वक्त मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। उसके पास जितना था उतने में ही वो लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सीमा अपना होमवर्क लाना भूल जाती है। टीचर होमवर्क न लाने की वजह से पिटाई करती थी। इस बात से सीमा को बहुत डर लग रहा था। वो डर के मारे कांप रही थी। सीमा की यह हालत अर्चना से देखी नहीं गई और उसने उसे टीचर की मार से बचाने के लिए अपना होमवर्क सीमा को दे दिया। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। अर्चना, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। आई एम सॉरी टीचर, दरअसल मैं अपना होमवर्क लाना भूल गई। अच्छा बहाना है, अब पिटाई खाने के लिए भी तैयार हो जाओ। उसके बाद अर्चना सीमा के हिस्से की पिटाई भी खुद ही खा लेती है। स्कूल में तो सीमा और कोमल अच्छा खाना खा लिया करती थी, लेकिन अर्चना नमक रोटी से ही अपना पेट भर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और अर्चना का बर्थडे आता है। अर्चना गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। अर्चना का फटा हुआ कपड़ा देखकर सीमा और कोमल मिलकर अर्चना को एक सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। हाँ कोमल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अर्चना को एक बहुत सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट करना चाहिए। फ्रॉक को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। उसके बाद सीमा और कोमल ने जो कुछ भी पैसे जमा किए, वो उन पैसों को लेकर एक बहुत बड़ी दुकान में गई। चूँकि सीमा और कोमल ने अपने पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं किए थे, इसलिए बड़ी दुकान से वो फ्रॉक नहीं खरीद पाई। उसने बहुत सारे दुकानों में जाकर पता किया, लेकिन हर जगह फ्रॉक बहुत ही महंगे थे। कोमल, अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है अर्चना को हम फ्रॉक गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे इतने कोशिश करने के बाद भी हम अर्चना के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम उसे एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे पा रहे हैं। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमा को एक दुकान दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा था जादुई फ्रॉक की दुकान। वो देखो सीमा, चलो उस दुकान में चलकर पता करते हैं, शायद वहाँ हमारे बजट का कुछ मिल जाए। उसके बाद वो दोनों सहेलियां खुशी खुशी उस जादुई दुकान में चली गई। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक दिखाई दिया। आंटी, ये रेड वाली फ्रॉक कितने की है? बेटा, वैसे तो इस फ्रॉक की कीमत 2000 है, लेकिन मेरी दुकानों की सारी चीजें जादुई है, इसलिए यह फ्रॉक आपको 5000 की मिलेगी। अच्छा, फ्रॉक की कीमत सुनकर सीमा और कोमल दोनों निराश हो जाती है। तभी वो दुकान वाली कहती है, अरे तुम दोनों उदास क्यों हो गए? आंटी, दरअसल बात ये है कि हमें अपनी सहेली के लिए एक फ्रॉक खरीदनी है, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है ना। लेकिन हम दोनों अपने पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। हमने कई दुकानों में पता किया, लेकिन सारे फ्रॉक बहुत ही महंगे हैं। हमें लगा शायद आपके यहाँ हमें कोई सस्ता सा फ्रॉक मिल जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो। अरे बेटा, उदास मत हो। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, तुम उतने पैसे देकर मुझसे ये फ्रॉक ले जा सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि अब तुम दोनों को हंसना पड़ेगा। चलो अब हंसो। उस दुकान वाली आंटी की यह बात सुनकर सीमा और कोमल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो आंटी को पैसे देकर अर्चना के लिए वो रेड फ्रॉक खरीद लेती है। वो फ्रॉक एक जादुई फ्रॉक था। इस बात की भनक ना तो सीमा को थी और ना ही कोमल को। उन दोनों ने दुकान वाली आंटी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। सीमा और कोमल ने मिलकर अर्चना के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। अर्चना इन सब से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी सीमा और कोमल दोनों अर्चना
को फ्रॉक भी गिफ्ट देती है। अर्चना फ्रॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम जैसी सहेलियां मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। बस भी कर, अब हमें रुलाएगी क्या? चल अब चलकर केक काटते हैं। अर्चना खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहनकर केक काटती है। अर्चना पर वो फ्रॉक बहुत ही ज्यादा जच रहा था। अर्चना उस फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ समय बाद उसकी सहेलियां उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर अपने घर चली जाती है। अर्चना को इतने सुंदर फ्रॉक में देखकर अर्चना की माँ उससे कहती है, अरे अर्चना बेटा, तुम इतना सुंदर फ्रॉक कहाँ से लेकर आई हो? माँ, ये फ्रॉक तो मेरी सहेलियों ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। देखो ना माँ, बहुत सुंदर है ना? हाँ बेटी, बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। अर्चना फ्रॉक को पहनकर खाना खाने बैठती है। उसके खाने में जो सूखी रोटी और चटनी होती है वो अर्चना के खाना छूते ही स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है। यह देखकर अर्चना और उसकी माँ दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। उसके बाद वे लोग खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। उसके बाद वे सभी सोने चले जाते हैं। अर्चना जैसे ही जमीन पर बिछी चटाई पर सोती है तभी उसका चटाई एक बहुत ही खूबसूरत बेड में बदल जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे हो रहा है? उधर वह खाना इतना स्वादिष्ट हो गया और अब ये मेरा बिस्तर भी इतना सुंदर बेड में बदल गया। कहीं ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से तो नहीं हो रहा? शायद मेरा ये फ्रॉक जादुई है। अर्चना अपने फ्रॉक को फिर से एक बार आजमाने के लिए अपने घर के चूल्हे को छूती है। अर्चना जैसे ही घर के मिट्टी के चूल्हे को हाथ लगाती है तभी वह चूल्हा गैस सिलेंडर में बदल जाता है। अब तो अर्चना को पक्का यकीन हो जाता है कि उसका फ्रॉक कोई साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। अगले दिन अर्चना उस फ्रॉक को पहनकर अपनी सहेलियों के पास जाती है और उन्हें भी उस फ्रॉक के बारे में सब कुछ बताती है। सीमा, कोमल, तुम्हें पता है तुम दोनों ने मिलकर जो मुझे मेरे बर्थडे पर फ्रॉक गिफ्ट किया था वह कोई साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला कोई फ्रॉक जादुई कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा यकीन करो तुम दोनों, मैं सच कह रही हूँ। अर्चना की दोनों सहेलियों में से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि वह फ्रॉक जादुई है और वे लोग अर्चना का मजाक उड़ाकर उसे घर जाने को बोलते हैं। अर्चना उदास मन से घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। अर्चना अपने परिवार सहित बेघर हो जाती है। वे लोग अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद मांगते हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। काकी, कोई तो दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया है, मुझे एक रात अपने घर में रहने दे दो प्लीज काकी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तभी काकी घर के अंदर से ही आवाज देती है, अरे मेरे घर के अंदर जगह नहीं है, कहीं और जाकर मदद मांगो। इसी तरह से अर्चना कई घर के दरवाजे पर जाकर उनसे मदद मांगती है लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। अंत में अर्चना को याद आता है कि उसके पास तो जादुई फ्रॉक है। अर्चना भागकर अपने घर के अंदर जाती है और किसी तरह से टूटे फूटे घर में से अपना फ्रॉक ढूंढकर निकालती है और फिर उस फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। भला इतनी तेज बरसात में हम सब कहाँ जाएंगे? प्लीज जादुई फ्रॉक हमारी मदद करो। अर्चना के इतना कहते ही उस फ्रॉक से तेज रोशनी निकलती है और उसी जगह पर एक बहुत ही आलीशान फ्रॉक का घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर अर्चना खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उस घर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उस घर के अंदर उसकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है। अर्चना यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जादुई फ्रॉक का धन्यवाद करती है। जादुई फ्रॉक, आपका
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो न जाने मेरी जिंदगी कितनी मुसीबतों से कटती। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगले दिन अर्चना की दोनों सहेलियां उसके घर आती है तो वह उसके घर के जगह आलीशान फ्रॉक के घर को देखकर हैरान रह जाती है। सीमा, क्या ये हमारी दोस्त अर्चना का घर है या फिर कहीं हम दोनों रास्ता तो नहीं भटक गए ना? नहीं नहीं कोमल, यह हमारी दोस्त अर्चना का ही घर है। इतने में अर्चना घर से बाहर आती है और कहती है, मैंने कहा था ना, तुमने मुझे जो फ्रॉक दिया है वो जादुई है और यह सब उसी जादुई फ्रॉक के जादू की वजह से हुआ है। इसके बाद अर्चना अपनी दोनों सहेलियों को फिर से अपनी सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर सीमा और कोमल भी बहुत खुश होती है। अरे हाँ, याद आया, उस दुकान वाली आंटी ने कहा था हमारी दुकान की सभी चीजें तो जादुई है, पर हमने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। पर आज मुझे यकीन हो गया और मैं ये सब देखकर बहुत ही खुश हूँ। हाँ अर्चना, मैं भी तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और इस जादुई फ्रॉक की सही मायने में असली हकदार भी तुम ही हो। और देखो, ये फ्रॉक तुम्हें मिल गया। उस दिन से तीनों सहेलियाँ खुशी खुशी रहने लगती है और साथ में अर्चना का भी जीवन उस जादुई फ्रॉक की वजह से बहुत ही अच्छे से गुजरने लगता है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी
ये सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज 10 ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजा देते हैं लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं है, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती हैं और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती हैं कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है, दीदी हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं और उसके बाद दीदी क्या होगा? हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या तुम रोना बंद करो। अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थीं, तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है,
हाँ हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है, इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी, तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूं, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई 3 बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।